नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आरक्षण एनएचडी। आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी स्टार्ट किए हैं ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 1 से, यानी जैव प्रक्रम से हम लोग स्टार्ट किए हैं। जितना भी क्वेश्चन है सब एनसीईआरटी से है और सब मोस्ट वीवीआई एक क्वेश्चन है कि जो बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, है ना। यहाँ से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो बोर्ड एग्जाम से नहीं आएगा। अगर चैप्टर नंबर 1 से पूछ देगा, हम लोग 140 क्वेश्चन करने वाले हैं बाबू, दो पार्ट में। पार्ट 1 में हम लोग 70 क्वेश्चन करने वाले हैं और पार्ट 2 में हम लोग 70 क्वेश्चन करने वाले हैं। यानी टोटल जैव प्रक्रम में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, टोटल पढ़ने वाले हैं आपका 140 ऑब्जेक्टिव। आइए हम वादा करते हैं कि जैव प्रक्रम से 140 क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाला नहीं है। अगर जैव प्रक्रम से पूछा जाएगा तो जैव प्रक्रम से कितने चैप्टर, जैव प्रक्रम से 4 चैप्टर होती है ना। जैव प्रक्रम में 4 चैप्टर, ये जो है समझ लो, जैव प्रक्रम से 4 चैप्टर, जिसमें पहला चैप्टर क्या है, पोषण है। पहला चैप्टर क्या है, पोषण, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा बाबू श्वसन, है ना, श्वसन है। तीसरा क्या है, तो परिवहन है। अच्छा, और चौथा क्या है, तो चौथा है उत्सर्जन है। क्या है, उत्सर्जन। ये 4 चैप्टर हम जो पढ़ने वाले, ये चारों को हम ऑब्जेक्टिव 140 ऑब्जेक्टिव लाए हैं। कितना, 140। यानी सोचो कि 4 चैप्टर है, चारों से 140, यानी अगर काटती है तो 4 तिहाई 12 और मान लें कि 20, यानी लगभग एक चैप्टर से हम लोग 35 क्वेश्चन देखने वाले हैं ऑन एवरेज। तो सोचो कि एक चैप्टर से अगर 35 को ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं ना, 35 से 40, तो बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं। फिर फालतू के क्वेश्चन लाने से कोई फायदा नहीं है। तो बिना टाइम गवाए हुए स्टार्ट करते हैं और कॉपी कलम लेकर बैठ जाएगा कि देखना कि हम 70 में कितना सही करते हैं। क्योंकि तुम अपने आप को जांचने की बारी है। अब है जो अपने आप को ये नहीं कहना कि सर अभी श्वसन पढ़े हैं या पोषण पढ़े हैं, उत्सर्जन नहीं पढ़े, परिवहन नहीं पढ़े हैं, तो वो अब बहाना नहीं चलेगा, वो बहाना बेकार हो गया। अब है जो डायरेक्ट तो अपना आपको जांचो, ठीक है। और आवाज़ अगर सही आ रहा होगा तो कर लेना, अगर आवाज़ सही नहीं आ रहा है तो उन्हें एडजस्ट करना, और तो और वीडियो की क्वालिटी बढ़ा कर देखना, ठीक है। सबसे पहले तो वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लेना, अब उसके बाद देखना। और लाइब्रेरी वालों को तो और HD जितना कर सकता है अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ कह रहा है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। और जितना भी क्लास 10th के बच्चे हैं उन सभी को अलर्ट कर देना और शेयर कर देना कि हाँ बाबू, क्लास 10th का भी स्टार्ट हो गया है और अच्छा NST पर, ठीक है। तो चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कुछ कह रहा है कि पत्तियों में जो गैस है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए है कुछ बाबू, ऑप्शन नंबर ए है शिरा द्वारा, रंध्र द्वारा, मध्य शिरा के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो कहिएगा तो चलो ऑप्शन सोल्व करते जाए या खाली आंसर बताते जाए। क्योंकि देखो, आंसर बताते जाएंगे जल्दी हो जाएगा, और सोल्व ऑप्शन भी सोल्व करते जाएंगे तो टाइम लगेगा। तो अब टाइम लगेगा लेकिन सीखेगा, ये बात है। टाइम लगेगा लेकिन क्या करेगा, सीखिएगा। मान लेते हैं बाबू, ये क्या है, ये है जो आपकी पत्तियां हैं, ठीक है। ये क्या है, पत्तियां हैं। और ये पत्तियां हैं जो तो हरा हरा होता है। एक मिनट, पत्तियां जो क्या है, हरा हरा होता है। पत्तियां क्या होती है, हरा हरा। एक मिनट, इसमें है ना, पत्तियां क्या होती है, हरा हरा होता है। ये तो हाईलाइटर हो गया भाई, इसको डिलीट करो। हम मतलब समझ लेना, जैसे मान लेते हैं कि कुछ है, पत्तियां हैं, ठीक है। नहीं बढ़िया से पर आ रहा, चलो एक मिनट इसको हटाओ। ये क्या है, ये पत्तियां हैं, ठीक है। अब इसको में तुम ऐसे पतले पतले देखा होगा लाइन की तरह। तो ये जो लाइन है इसको हम लोग कहते हैं सीरा। इसको कुछ कहते हैं, सीरा कहते हैं। अच्छा, ये जो पतला बीच वाला लाइन गया इसको कहते हैं मध्य शिरा। अच्छा, और छोटे छोटे बिंदु बिंदु जो रहता है पत्तियों में, छोटे छोटे बिंदु जो देखा होगा ऐसे महीन महीन, उसको हम लोग कुछ कहते हैं, उन लोगों को हम लोग कहते हैं
रंध्र, और यही रंध्र है जो उसको खोज करता है तो गैसों का आदान प्रदान करने में मदद करता है। तो इसके आंसर कुछ हो जाएगी बाबू बी। अगर तुम लोग को धीरे लग रहा है तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, लेकिन देखिएगा कि सब हम ऑप्शन सोल्व करते तो सुविधा हो जाता है, बच्चों को आसान हो जाता है। अगला कहता है कि स्लाइडेन को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा था, मतलब जो कंपाउंड देखा गया था कोशिका का वो कितनी माइक्रोस्कोप पर देखा गया था, यानी पहली बार के बाद क्या था, यानी तो वो कब कितना बार देखा गया था बाबू, तो ये 10x पर देखा था। कितने x पर? 10x पर देखा था, मतलब ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर सी कुछ कह रहा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान को रक्त स्राव के मार्ग को थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। कहते हैं कि बताओ कि रक्त का कौन सा अवयव है जो घायल स्थानों का, मतलब कि जब किसी व्यक्ति को घाव हो जाता है तो बताओ घाव को भरने का काम कौन करता है, तो घाव को भरने का काम कौन करता है बताओ तो घाव को भरने का काम कौन करता है बाबू, तो वो घाव को भरने का काम करता है लसिका। घाव को कौन भरने का काम करता है, तो वो लसिका करता है। अच्छा, आरबीसी यानी रक्त ब्लड रेड ब्लड सेल। आरबीसी की बात जीवन काल अगर इसका पूछा जाए, पहले उन्हें आरबीसी के बारे में सोल्व कर देते हैं पूरा। देखो सबसे पहले आरबीसी है। आरबीसी के बारे में एक बात जानना कि आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है, 120 दिन का। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। ये करता क्या है, तो ये ऑक्सीजन परिवहन करने का काम करता है। कोई परिवहन का, तो ऑक्सीजन परिवहन करने का कार्य करता है। ये तो पूछा ही जाता है। चलो देखो यहाँ से के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन ऐसा सोल्व हो गया एक ऑप्शन से। तो ऑप्शन पढ़ना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि एक क्वेश्चन से हम लोग 3 क्वेश्चन जान लिए। किसका जीवन काल 120 दिन, कहाँ निर्माण होता है, अस्थि मज्जा में। कौन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। एक और जान लो बेसिक कि हम लोग जो डीएनए चेक कराएंगे तो शरीर के किसी भी अंग से डीएनए को चेक किया जा सकता है, लेकिन आरबीसी को लेकर हम डीएनए को पता नहीं लगा सकते कि किसका बेटा है, कहा है, नहीं है जो। ठीक है, ये होती है आरबीसी की खासियत है। चले बी ऑप्शन को सोल्व करते हैं। बी ऑप्शन कुछ करा है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को तो जान में करता व्हाइट ब्लड सेल होता है। इसकी अगर जीवन काल की बात किया जाए तो ये 1 से 4 दिन तक जीता बाबू। कितना दिन तक, 1 से 4 दिन तक। दूसरी बात कि इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में ही होती है। कहाँ होती है, अस्थि मज्जा में ही होती है ना। अब अच्छा इसको बताओ, इसके अस्थि मज्जा में तो होती है। अच्छा ये कौन सी करता है जीवों के शरीर में, तो यह है जो यानी रक्षण करने का काम करता है, यानी रक्षा करने का काम करता है, रोगाणुओं से लड़ने का काम करता है, यानी प्रतिरक्षा तंत्र का काम करता है। चलो ऑप्शन नंबर सी को सोल्व करते हैं, यानी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या है, तो प्लेटलेट्स है बाबूजी रक्त को थक्का जमाने का काम करता है। जब किसी व्यक्ति को कट जाता है ना, रक्त को थक्का उक्का जमा देता है, जैसे का टूट गया तो ये नहीं रहेगा प्लेटलेट्स, तो हम लोग में थक्का नहीं जमेगा। ये हल्का पीला रंग का होता है, जिसको लहू भी अति भी बोलते हैं, कुछ उसको बोलते हैं पंछा बोल सकते हैं या रीन बोलते हैं। जैसे होता है ना पानी नहीं चलता, छिला जाता है तो हल्का देखना पीला द्रव की तरह निकल जाएगा, तो वो होती है प्लेटलेट्स। ठीक है, तो इसके अगर क्वेश्चन के अनुसार इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया था कि घाव को भरने के लिए, तो घाव को भरने के लिए कौन काम करता है, तो लसका काम करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला कहता है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप करता है। जैसे देखो हृदय कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, ये होती है हृदय। ठीक है बाबुआ, हृदय होती है, ये 4 कोष्ठकों में बटा होता है। कितने में, 4, 1 2 3 4, 4 भागों में बटा होता है। सबसे पहली बात है कि यहाँ से देखना, यहाँ से कुछ होती है कि एक नली आती है, यहाँ से क्या है, एक नली आती है जो ऐसे होते हुए यहाँ से निकल करके कहता होता है फेफड़ा, फिर यहाँ से निकल करके यहाँ से डायरेक्ट इसमें आके मिलता है। ठीक है, सॉरी इसके ऐसे करते हैं, यहाँ से निकाल करके यहाँ आके मिलता है। ठीक है, यहाँ से कुछ होता है, ये वाला नलिया यहाँ मिलता है
उसके साथ साथ अब इसमें से कुछ ऐसे ही होता है, नली निकला जाता है, और एक बाद है जो यहाँ निकलता है। अब इसको कहते हैं बाबू सीरा। इसको क्या कहते हैं, नामकरण करते हैं, इसको कहते हैं सीरा कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं, 1 मिनट, इसको हम लोग कुछ कहते हैं सीरा कहते हैं, है ना। इसको सीरा कहा जाता है, आने वाला को धमनी कहा जाता है, ठीक है। इन्हें वाला को धमनी कहा जाता है, ऐसा समझना। अच्छा, ये जो भाग है, ये जो भाग है, ये वाली भाग, इसको कहते हैं नीलय। ऊपरी दोनों नीलय, हाँ सॉरी, ये ऊपरी आलिंद होता है बाबुआ। ऊपरी क्या होती है, आलिंद होती है ना। अच्छा, और नीचे वाला क्या होता है, ये आलिंद, ये भी आलिंद, ये नीलय, ये भी नीलय। लेकिन इसको दायां नील आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीलय, बायां नीलय। तो ऊपरे वाला को आलिंद कहता है, ऐसा समझना, नीचे वाला को नीलय कहता। तो यहाँ कुछ कहा गया था कि रुधिर को हमारे शरीर में, रुधिर को हमारे शरीर में कौन पंप करता है, यही पूछा गया था हम लोग से। कुछ पूछा गया था कि हमारे शरीर में रुधिर को पंप कौन करता है। यहाँ देखो कि शरीर में, पूरे शरीर में भेजने को कौन कौन करता है, तो वो करता है नीलय, क्योंकि नीलय निचला होती है और यही वाला में से निकल के पूरा शरीर में जाता है, क्योंकि पूरे शरीर में से लाने का काम करता है, ये पूरे शरीर में से भेजने का काम करता है। ये बात याद रखना, ये लाने का काम करता है, ये भेजने का काम करता है। मतलब ये कुचलेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लाएगा और हृदय में दे देगा। हृदय है जो उसको क्लीन करेगा, और फिर जब क्लीन करके फिर ऑक्सीजन को कोच कर देगा, भेज देगा रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में। तो धमनी ऐसे भी समझना इतना कि धमनी ऑक्सीजन को परिवहन करता है, जबकि सीरा कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी सीरा द्वारा शुद्ध रक्त, जबकि धमनी द्वारा शुद्ध रक्त, ठीक है। यहाँ से देख लिया कि क्वेश्चन सोल्व हुआ। हृदय के कितने कोष्ठकों में, 4 कोष्ठकों में, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं। मतलब बताओ कि पेड़ पौधा में जाइलम क्या करता है, ये पूछा गया। उत्तरदायी मतलब कि क्या करने का काम करता है, तो वो है जो जल को परिवहन करता है। जा से समझ लो ना, ऐसे जा से जाइलम, तो जा से जल, दोनों तो एक ही नाम से, जा से जाइलम, जा से जल, मतलब दोनों का अगला भाग छाट करके ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हाँ, अगर भोजन की बात किया जाता तो फलोयम, इसके लिए कौन उत्तरदायी होता बाबू, फलोयम। भोजन की बात किया जाता तो कौन, फलोयम। ये अमीनो अम्ल क्या है, तो एमिनो अम्ल हो जाए, ऐसा कुछ काम नहीं है इसका अमीनो अम्ल का। तो ऑक्सीजन की वाहक, ऑक्सीजन की वाहक पे भी पेड़ पौधा में कोई काम नहीं करता। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कोशिका का मुद्रा के रूप में किन्हें जाना जाता है। 1 मिनट, हाँ, निम्नलिखित में किसे कोशिका का मुद्रा कहा जाता है, कोशिका का मुद्रा यानी ऊर्जा मुद्रा, मतलब कोशिका, हाँ बताओ कि कोशिका में ऊर्जा किस रूप में रहता है। सबसे पहले तो ये जानता होगा कि जब ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज के सूत्र बताओ, C6H12O6 होता है ना। अभी ग्लूकोज टूटता कौन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, सब जानता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट करके कुछ को बनाता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड को बनाता है, जल को बनाता है, और कुछ को बनाता है, और ऊर्जा को बनाता है। तो यहाँ वो ऊर्जा कुछ के रूप में आता है, तो वो ऊर्जा रहता है एटीपी के रूप में, तो के रूप में एटीपी, एटीपी। अब यहाँ से एक दो ऑब्जेक्टिव और लो। एटीपी का तो पूरा नाम होता है एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये अलग बात है। अगर पूछा जाए कि एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितना, तो ट्री मतलब होता है ट्राई, ट्री मतलब कुछ होती है ट्राई होती है, तो इसमें फॉस्फेट की संख्या कितना हो जाएगी, तो 3 हो जाएगी। ये पूछा गया क्वेश्चन है बाबू, तो बताओ एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ, कि एडीपी, एडीपी के बात किया जाए तो ये पेड़ पौधा में ऊर्जा का काम करता है, किसमें, पेड़ पौधा में। अच्छा, एटीपी मनुष्य में, डीटीपी कुछ है, कुछ नहीं है, पीडीपी कुछ नहीं है, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है कि हार नाल का सबसे लंबा भाग, तो हार नाल का सबसे लंबा भाग हो जाएगा बाबू छोटी आंत। आमाशय की बात जब लॉन्ग चलेंगे तो ग्रास नाली की बात वहाँ करेंगे,
ग्रासनी के बाद वहाँ करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी 7 गो क्वेश्चन हुआ, 15 मिनट ऑलरेडी निकाल चुका है, ठीक है। चलिए कम गप करें, क्योंकि 70 क्वेश्चन हम लोगों को करना ही है। तथा स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है बाबू, क्लोरोफिल की जरूरत होती है, अच्छा सूर्य की प्रकाश की जरूरत होती है, और छोटे हम लोग को तो सूर्य के प्रकाश की जरूरत, क्लोरोफिल, ऑक्सीजन, अधिक कार्बन डाइऑक्साइड तो सब है। तो इसमें इसीलिए कुछ हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला कहता है कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक हार्मोन है बाबू, हार्मोन। ये कौन कहाँ पाया था? तो ऑक्सीजन हार्मोन है जो सिर्फ पेड़ पौधा में ही होता है, मनुष्य में नहीं होता, ये भी याद रखना। अगर कहीं पूछ दिया जाए कि ऑक्सीजन हार्मोन किस में होता है, तो ऑक्सीजन हार्मोन हमेशा पेड़ पौधा में ही होता है, ना कि मनुष्य में। तो इसीलिए ऑक्सीजन एक क्या है? हार्मोन है, ठीक है। चलो बताओ, तो वसा का पाचन कहाँ होता है मनुष्य में? ये बताओ। एंजाइम क्या है? ये छोड़ दो। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? दो यहाँ से क्वेश्चन दे रहे हैं। वसा का पाचन पहले बताओ, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन बताओ, ठीक है। कुछ का पाचन बताओ, कार्बोहाइड्रेट का। अगला क्वेश्चन, अगला है कि द्विविखंडन होता है, यानी द्विखंडन किस में होता है? तो ऑप्शन क्या है बाबुआ, देखते हैं। द्विखंडन के लिए ऑप्शन है ए अमीबा में, पैरामीशिया में, लैसीमिया में, और इनमें से सभी। तो नहीं बाबू, ये खाली हो जाएगा अमीबा में, अमीबा में द्विखंडन होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्यों करा है? इथाइल अल्कोहल में किस प्रकार का श्वसन, सॉरी, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? अब तुम लोग पता होगा, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल बनने के लिए कुछ होती है, ऑक्सीजन की अभाव होना बहुत जरूरी है। क्योंकि तुम लोग जान रहा था कि जब ग्लूकोज अणु का विखंडन हो रहा था कुछ की उपस्थिति में, ग्लूकोज अणु के अनुपस्थिति, सॉरी, जब ग्लूकोज अणु का विखंडन हो रहा था ऑक्सीजन के अभाव में, तब इथाइल अल्कोहल की प्राप्ति हो रही थी, है ना। तो इसीलिए था। तो अभाव मतलब कि ना रहना, अभाव मतलब यही ना बाबू कि ना रहना। तो ना रहना मतलब अवायवीय में, तो अवायवीय है ना, हाँ अवायवीय है, यानी बी नंबर क्वेश्चन। ना रहना मतलब अभाव। चलिए अगला, कहता प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें? कवक में होता है? नहीं। जंतु में होता है? हम लोग में प्रकाश संश्लेषण होता है वो हरे पेड़ पौधे में होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला, इतना आसान आसान है भाई, तुम लोग तो देखते ही बना देगा। हरे पेड़ पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बताओ? हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं, या आहार श्रृंखला कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तो हरे पेड़ पौधे कहलाते हैं क्या बाबुआ? तो उत्पादक। उत्पादक किसको कहते हैं? बहुत बेहतर से जानता होगा। उत्पादक जो अपना भोजन स्वयं बना उसको उत्पादक कहते हैं। हरे पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है। अपघटक किसको कहते हैं? अपघटक उसको कहते हैं, जैसे मान लें कि हम केला के छिलका बिक दिए और धीरे धीरे गल सड़ गया, तो उसको कहते हैं अपघटन करता। अच्छा, उपभोक्ता किसको कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं बाबू जो किसी वस्तु को खरीद करके अपने जीवन में उपयोग करता है। जैसे मान लें कि एक केला है, और केला को हम गए बाजार से खरीदें और खरीद के हम खाएं या अपना जीवन में उपयोग किए, तो केला हमारे लिए क्या हो गया? तो केला हमारे लिए हो गया उपभोक्ता, यानी हमको हो गया उपभोक्ता हो गया। आहार श्रृंखला क्या है तो बताएंगे 8वां नंबर चैप्टर के लिए। चलिए आगे। हाँ, तो वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और लेकिन तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये आरक्षण पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कुछ कहता है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो ऑक्सीजन कौन के द्वारा निकलता है? तो ये तो जल के द्वारा निकलता है बाबू। चलो अगला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए सही था। और बड़ा करे क्या, पता चल रहा है? नहीं पता चलेगा बाबू, वीडियो को क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। कहता मस्तिष्क उत्तरदायी रहता है, हमारा जो दिमाग है किसके लिए उत्तरदायी रहता है? क्या सोचने के लिए, हृदय को स्पंदन करने के लिए। देखो हृदय स्पंदन मतलब होता है हृदय को चलाना, हृदय को चलाते रहता है ना, उसके लिए। शरीर को संकुचलन करने के लिए। देखो शरीर का संकुचलन मतलब कि कभी शरीर है जो चौड़ा होता है, कभी फैलता है, मतलब ऐसे करके होता है इसको, हाँ सॉरी, संतुलन है। तो शरीर को संतुलन मतलब बैलेंस बनाने के लिए। तो मस्तिष्क से बाबू हम लोग के सबके लिए जरूरी है, क्योंकि मस्तिष्क से जो हर क्षेत्र में काम करता है, जितना भी तुम बोल रहा है, चल रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, सब कुछ सोचना समझना सबकी क्षमता देता है कौन? मस्तिष्क। इसीलिए इनमें से सभी डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। मैग्नीशियम पाए जाते हैं, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो कि तो क्लोरोफिल में। ए इज
राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक एक भाग है। ब्रिक एक भाग किसका एक भाग है बताओ। तो उत्सर्जन का भाग है, परिवहन का भाग है, या श्वसन का भाग है, या इनमें से कोई नहीं। तो ब्रिक तो उत्सर्जन न करता बाबू। चलो बताओ तो ब्रिक किसका उत्सर्जन करता। तो ब्रिक है जो मूत्र का उत्सर्जन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अगला तो कहते हैं कुछ है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी, हम बताए थे ना कि पौधों में जो श्वसन होता है तो उसके दौरान एडीपी बनता है। एडीपी को टूटता है तो कितना ऊर्जा मुक्त होता है, क्योंकि एडीपी ऊर्जा के रूप में रहता है। तो कितना ऊर्जा मुक्त होता है ये पूछ रहा है पौधा में। तो पौधा में 3.5 कैलोरी ऊर्जा है जो पर मोल होता है। ठीक है, अगला कहता है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना होता है। मान लीजिए कि जो वायुमंडल है प्राकृतिक है, उसमें ऑक्सीजन का संतुलित बनने का सबसे बड़ी कारण क्या है। तो वो है प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो ऑक्सीजन है जो आगे पीछे हो सकता था, है ना। अगला क्वेश्चन, ये तो सब बता देगा कि मानव के हृदय कितने कोष्ठकों में बटा होता है। अब की जस्ट है जो पार के बताए थे 1 2 3 4, कितना हो गया बाबू 4। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला, तो तुम लोग भी कमेंट में हार्ट भेजते रहो ताकि देखने में सुनने में अच्छा लगे। देखने में सुनने में क्या अच्छा लगेगा बाबू, देखने में ही अच्छा लगेगा। अगर कहता है कि हृदय मानव हृदय का औसतन प्राकुंचन दाब है लगभग, मतलब कि मानव का हृदय जो जैसे मान लो कि ये हृदय है, ठीक है, और हृदय जो कभी लदपद होता है ना बाबू, दबता है, कभी दबता है और क्या होता है तो कभी ऐसा होता है, मतलब कि कभी फैलता सिकुड़ता है, फैलता सिकुड़ता है। तो जब एक बार सिकुड़ता है और फिर फैलता है, फिर सिकुड़ता है फैलता है, तो जब एक बार सिकुड़ता है यानी इसको प्राकुंचन कहते हैं, और जो फैलता है उसको संकुचन कहते हैं। ठीक है, सॉरी हाँ, सिकुड़ता उसको कुछ कहते हैं संकुचन, फैलता उसको प्राकुंचन कहते हैं। तो जब प्राकुंचन होता है तो कितना का मान निकालता है बाबू, तो 120 mm हाई ग्रेड होती है। ठीक है, कितना 120 का स्पीड से शरीर से बाहर भेजता है रक्त को। अगला क्वेश्चन, अगला पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो बाष्पोत्सर्जन तो पत्ती ही करेगा बाबू, न तो जड़ करता है, न तना करता है, न फूल करता है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला है यकृत में से निम्न में से कौन सा रस निकलता है। यकृत से कौन नहीं जानता बाबुआ, तुम लोग ही जानता होगा कि कुछ निकलती है तो पीत निकलती है। यकृत से कुछ निकलती है पीत। चलो तो बताओ यहाँ से क्वेश्चन कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। अगला देखो, यहाँ अगर हम सोल्व करने लग जाए ना पूरा ऑप्शन, तो समझ लो कि 20 क्वेश्चन में हमको 1 घंटा लग जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नहीं सोल्व कर रहे हैं ताकि देरी ना हो, और जो जितना संभव है कि कम समय में ऑप्शन को सोल्व कर दे उसको हम कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 कुछ करा है, इनमें से समानतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। अच्छा, कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन करना तो किसका उपयोग किया जाता है, क्या अमीनो अम्ल का, वसा का, ग्लूकोज का, या सुक्रोज का। तो हम लोग ग्लूकोज को लेते हैं C6H12O6, इसको लेते हैं ना बाबू, और इसको से ना हम लोग ऊर्जा बनाते हैं, ऑक्सीजन को देते हैं और ऑक्सीजन को दे करके कुछ करते हैं और ऊर्जा को बनाते हैं। तो अब बताओ, एक बात याद रखना, जीने के लिए ऑक्सीजन क्या जरूरत है, नहीं, ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन जरूरत है। अगर हम लोग में ऊर्जा मिलते रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे तो अपना नाक बंद करके देखो, कुछ समय के लिए नाक बंद करके देखेगा तो नहीं मरेगा। हाँ, जैसे जैसे ऊर्जा खत्म होते रहेगा हमारा शरीर तलमलाते रहेगा, खत्म होते रहेगा। लेकिन जब तक ऊर्जा मिलेगा बाबू तक तो हमारा शरीर नहीं मरता है। का मतलब ही साबित होता है तो जरूर कि ऑक्सीजन के कारण हम लोग नहीं मर सकते हैं। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो नहीं मर सकते हैं, लेकिन हाँ ऊर्जा नहीं मिलेगा तो मर सकते हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि ग्लूकोज में कार्बन अणुओं की संख्या कितना है। तो बताओ कार्बन अणुओं की संख्या कितना है, 6 है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा आंसर बाबू, इसका आंसर हो जाएगा सी, ऊर्जा के लिए ग्लूकोज जरूरी है।
अब भोजन जो हम लोग भोजन करते हैं ना छोटे, एक बात याद रखना, हम लोग जो भोजन करते हैं तो हमारा शरीर में जो भोजन है वो ग्लूकोज के रूप में ही जमा हो जाता है जाकर वहाँ, ठीक है, ग्लूकोज के रूप में ही जमा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डायलिसिस, जो डायलिसिस है ना, एक मिनट, जो डायलिसिस है हीमो डायलिसिस को कहता है। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हीमोडायलिसिस कहलाती है, ठीक है, हीमोडायलिसिस कहता है। हाँ, अगर कहा जाता है यही तो बताओ कि रक्त को शुद्ध करने वाला, हीमोडायलिसिस के दौरान रक्त को शुद्ध करने वाला मशीन को क्या कहते हैं? तो वो हो जाता है डायलाइजर मशीन। कौन सा मशीन? डायलाइजर। तो डायलिसिस को डायलाइजर मशीन सीधा करता है, यानी शुद्ध करता है। और क्या कह सकते हैं, डायलिसिस की प्रक्रिया को इसको कुछ कहते हैं, हेमोडायलिसिस कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि समानता ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। देखो ग्लोमेरुलस कहाँ होती है? तुम लोग कभी ये वाला पढ़ा है बोमन संपुट के बारे में, जो आगे चलकर ऐसे करके मिलता है, संग्राहक नली में पढ़ा होगा। तो इसमें एक नली का गुच्छा होती है, तो नली का गुच्छा में ही ग्लोमेरुलस इसी को कहा जाता है। यह जो रक्त को छानता है ना। तो कुछ कह रहा कि समानतः ग्लोमेरुलस फिल्टर में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित नहीं रहता? तो क्या ग्लूकोज नहीं रहता है, सोडियम क्लोराइड नहीं रहता है, एमिनो अम्ल नहीं रहता है, या एल्युमिनियम नहीं रहता? क्या नहीं रहता? तो एल्युमिनियम नहीं रहता बाबू। बाकी ग्लूकोज भी रहता है, सोडियम भी क्लोराइड भी रहता है, एमिनो अम्ल, यही सबको छाट कर फिर वापस कुछ कर देता है, हमारे शरीर में भेज देता है। ये रक्त के साथ मिलकर आता है मूत्र में। अब मूत्र को क्या करता है? छान करके इसके द्वारा ऐसे से भेज करके यह है जो ये नली जो है ये हमारा हाइड्रोसिल से जुड़ा होता है, ठीक है, और जुड़ा होता है तो बस जो मूत्र है तो हाइड्रोसिल में आ जाएगा। बाकी जितना भी अच्छे पदार्थ होते हैं वो पदार्थ कहाँ चले जाते हैं? फिर से वापस शरीर में चले जाते हैं। तो एल्युमिनियम खाली नहीं रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू? एक मिनट, 26 था ना? हाँ, यानी एल्युमिनियम खाली नहीं रहता, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पूछा गया था कि कौन नहीं रहता, ठीक है। अगला कहता है जीवों के शरीर में उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थ का निष्कासन होता है। अच्छा बताओ, क्वेश्चन कुछ करा कि जीवों के शरीर में उपापचय क्रिया के फलस्वरूप, उपापचय मतलब कि पचने के फलस्वरूप शरीर में क्या उत्पन्न होती है? जैसे हम रोटी खाएं, रोटी खाने के बाद उसमें से जितना ऊर्जा था, आहार था, वसा था, प्रोटीन था, सबको हम खींच लिए। खींचने के बाद क्या बच जाएगा? तो अवशिष्ट पदार्थ को, अच्छा तो वो तो बचा अवशिष्ट पदार्थ, यहाँ भी बोला कि अवशिष्ट पदार्थ बचा, ठीक है। तो उस अवशिष्ट पदार्थ को निष्कासन हम करेंगे, तो उस निष्कासन करने के यानी निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब निकाल देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 28, बहुत टाइम लगे ना भाई। कहता है वृक्क के भीतरी नरोत्तर दर सतह जहाँ वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करता है तथा वृक्क सिरा बाहर निकलता है, वो क्या कहलाता है? तो ये तो कहलाता है बाबू आपका हाइलम कहलाता है, ठीक है। कुछ कहलाएगा हाइलम, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यूनिफास्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ कह रहा है निम्नलिखित में से प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल का विखंडन होता है, वो क्या कहलाता है? यानी निम्नलिखित में से प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, प्रोटीन और एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? तो वो बनता है यूरिक अम्ल, यूरिया, अमोनिया, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तीनों बनता है बाबू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाबू 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन कुछ कह रहा कि यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है? ऑप्शन नंबर एक क्या है? फेफड़ा में। फेफड़ा में तो कोई उपाय ना है बाप, यूरिया अगर फेफड़ा में चला जाएगा तो दिक्कत ना है वो। तो कहता है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? रक्त में, मान लो कि ये खून है, ठीक है, तो ये कहाँ से है जो यूरिया आके मिल जाता है, यानी पेशाब कहाँ से मिल जाता है? तो ये मिल जाता है बाबू आपका यकृत से मिलता है बाबू। कोई ब्रिक मत मार देना, ब्रिक में तो छानना होता है, ब्रिक में तो छनाता है, प्रवेश करता है कहाँ से? यकृत से। हालांकि इसकी कोई लॉजिक हम पुष्टि नहीं करेंगे क्योंकि किताब में तो नहीं, लेकिन एक दो जगह देखे हैं यकृत देता है, लेकिन
ब्रिक तो छानने का काम करता है, ये तो तय है, ब्रिक छानने का काम करता है। देख लेना एक बार तुम लोग। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक किस प्रकार के जैव प्रक्रम का हिस्सा है। मतलब जैव प्रक्रम का हिस्सा तो है, लेकिन किस में, तो ब्रिक उत्सर्जन से संबंधित है ना बाबू। ऐसे भी पूछा जाता है कि बताओ ब्रिक किससे संबंधित है ना, किससे संबंधित है, तो वो है जो किससे संबंधित है, तो वो उत्सर्जन से है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन 32, रेजिन किस प्रकार का उत्सर्जित पदार्थ है। ठीक है, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है। रेजिन किससे निकलता है, तो रेजिन निकलता है आपको बाबू ये किससे, चीड़ से। रेजिन किससे निकलता है, चीड़ से। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबू 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मूल रोम पाए जाते हैं, यानी मूल रोम किस में पाया जाता है। तो देखो ये होती है पेड़, और पेड़ के नीचे होती है जड़, और जड़ में छोटे छोटे तुम लोग बिंदु बिंदु से देखे होगे कुछ हो। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे एकदम। तो ये जो छोटे छोटे रोम होते हैं इसी को कहते हैं मूल रोम। तो मूल रोम कहाँ पाई जाती है, तो मूल रोम है जो जड़ में पाया जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी अंग है। तो उत्सर्जी अंग को हम लोग ब्रिक कहते हैं। ठीक है, ब्रिक है जो उत्सर्जी अंग में आता है, अगर नाक से भी नहीं होती है, आँख में नहीं, इसमें से कोई नहीं, तो यानी हो जाएगा कौन बाबू, ए इज राइट आंसर इसकी। ठीक है, अगला कुछ है कि किस ग्रंथि के कारण उत्सर्जी अंग होती है। अच्छा, किस ग्रंथि के कारण, त्वचा एक उत्सर्जी अंग है। अच्छा, किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है, क्योंकि अब कहाँ से एक ऑब्जेक्टिव और ले लो, मानव शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग अगर कोई है तो वो है त्वचा ही है। कौन है बाबू, त्वचा ही है। ठीक है, सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग। तो किसके कारण है सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग, तो वो है बाबुआ स्वेद के कारण। किसके कारण, स्वेद के कारण, ना तो दूध, ना सलेम, ना स्नेह के कारण, तो स्वेद के कारण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो फेफड़ा से उत्सर्जित होता है, ना त्वचा से होता है बाबू, नहीं। वृक्ष होती है, नहीं। यकृत से होती है, नहीं। तो फेफड़ा द्वारा है जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कुछ कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है। तो ये अमीनो अम्ल है बाबू। कौन सा, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल यह है जो यूरिया के साथ मिल करके कुछ बनाती है, तो वो बनाता है, एक मिनट, कुछ कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ, हाँ कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर के यूरिया बनाता है। अच्छा, अमोनिया के साथ मिलकर के ना, तो अमोनिया के साथ मिल करके तो ऑक्सीजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं बाबू 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन का जो कह रहा है कि पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन है। यानी जब पराग नलिका का बीजांड की ओर, तो बीजांड तो नीचे होती है, अब बीजांड की ओर आकर्षण करना कुछ कहलाता है। तो बताओ कि किस प्रकार के है जो बाबू, ये हो जाएगी रासायनिक अनुवर्तन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि सजीव में निम्न में से कौन सा जैव प्रक्रम होता है। सजीव में कौन सा जैव प्रक्रम होते हैं। तो सजीव में जैव प्रक्रम, श्वसन भी सजीव में होता है, पोषण भी होता है, जनन भी होता है, इसीलिए पूछने वाली कोई बात नहीं, डी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला अमीबा में भोजन पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन पकड़ता है किसके द्वारा, कुटपाद के द्वारा, ए इज राइट आंसर। अगला कहता है कि मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतुओं की अपेक्षा, हाँ बाबू ये भी क्वेश्चन है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये होती है कम, क्योंकि लोग सोचता है कि मांसाहारी वाले को से बड़ा होगा क्योंकि वो सब मांस खाता है, शाकाहारी है जो छोटा होगा क्योंकि सब साग सब्जी फल फूल खाता है। ऐसा नहीं है, हमें लोग को बड़ा होता है जो शाकाहारी होते हैं, लेकिन जो मांसाहारी होता है उसको छोटी होती है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा अपघटक है। कौन सा एक अपघटक है। तो अपघटक किसको कहते हैं, तो ये हो जाएगी बैक्टीरिया को। अपघटक हम उसको कहते हैं बाबू जो
किसी कोई चीज मर जाता है या गल सड़ जाता है, उसको खाने का काम करता है, उसको खत्म करने का काम करता है, तो उसी को कहते हैं अपघातक। तो बैक्टीरिया है जो सबको खाने का काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि मनुष्यों में सांस लेने या छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये तो श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन विहीन प्लाज्मा को क्या कहते हैं? तो हीमोग्लोबिन विहीन प्लाज्मा को हम लोग कहते हैं बाबू सीरम। क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निःश्वासन द्वारा निकली वायु को क्या कहते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, यही कह रहा था निःश्वासन द्वारा कौन सा वायु लिया जाता, तो हो जाता बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 46 नंबर, रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होती है? तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, तो सब जान रहा है। चलिए अगला कहता है कि हीमोग्लोबिन विहीन प्लाज्मा, अच्छा सॉरी ये तो क्वेश्चन दोहराया जा रहा है। अच्छा 1 मिनट, ये तो शायद क्वेश्चन करा दिए हैं, किसके कारण लाल होता है, हाँ करा दिए हैं। चलो 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषी अंग है, प्रकाश संश्लेषी अंग किसको कहते हैं? पत्तियों को कहा जाता है, यानी बी इज राइट आंसर। किस कौन हो जाता है बाबू? पत्तियां। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या होती है तो 0.03% होती है। ठीक है, इसलिए बी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 49, ग्रहणी एक भाग है, ग्रहणी किसके एक भाग है? तो ग्रहणी है जो भाग है बाबू आपका कहा जाए तो ये है मुख, सॉरी छोटी आंत के एक भाग है, क्योंकि मुख गुहा का तो सिस्टम है ना, वो तो भोजन कराने का। छोटी आंत के अगला भाग को ही ग्रहणी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन, हम लोग 50 कर लिए हैं। कहता है कि हरे पौधे में पोषण की विधि है, हरे पौधे में जो पोषण होती है वो स्वपोषण होता है, क्योंकि अपना भोजन है जो स्वयं बनाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम लोग 50 क्वेश्चन कर लिए हैं बहुत ही कम समय में। ठीक है, क्या प्राणी समभोगी है या इनमें से कोई नहीं? तो अमीबा है बाबू जो प्राणी समभोगी है, मतलब कि जो अपना ठोस या द्रव के रूप में ग्रहण करता है उसे समभोगी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आय कहता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो पता होगा, सबसे पहले ये बात ध्यान रखना कि हमारे मुख में 3 जोड़ी, कितने जोड़ी? 3 जोड़ी है जो लार ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है, उससे है जो बहुत सारे कुछ निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं। तो उस एंजाइम को हम लोग कुछ कहते हैं, एक होते हैं एंजाइम जो इसको कहते हैं एमाइलेज एंजाइम। कुछ कहते हैं एमाइलेज एंजाइम है जो हमारे मुख से निकलता है क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन फास्ट करेंगे ताकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। अगला क्वेश्चन कहता है वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? चलो, वसा का जो पाचन होता है वो किसके द्वारा होता है बाबू? तो लाइपेज के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? लाइपेज के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है, मतलब शुरू कहाँ से होती है? तो शुरू तो होता है मुख से, क्योंकि हम लोग मुख में ही खाते हैं और वहीं छोटे छोटे भोजन को कर देते हैं, तो मुख में है जो कुछ होती है, यानी 1 मिनट, तो कुछ हो जाता है बाबू, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किस पाचन रस के प्रभाव से अमाशय में दूध थक्का जम जाता है? यानी कह रहा है कि दूध से दही बनना, मतलब दूध का थक्का जम जाना, मतलब दूध से दही बनना किसके कारण? तो ये तुमको पता होगा कि हमारे अमाशय में है जो एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको कहते हैं जठर ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि कहते हैं? जठर ग्रंथि कहता है। जठर ग्रंथि से रेजिन नामक एक कुछ होती है, एक रेजिन नामक पाचक तंत्र निकलता है, पाचक रस निकलता है, उसी के कारण कुछ होती है, जमता है। तो इसके ऑप्शन हो जाएगा कुछ बाबू बी। अगला क्वेश्चन कहता है मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो ये तो 72 बार सब जानता होगा कि मनुष्य का 1 मिनट में 72 बार हृदय धड़कता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में रुधिर क्षमता, यानी रुधिर को छानने का काम कौन करता है? तो बोमन संपुट का कैसे बताए थे, इससे पिछले बार याद करो कि जो ऐसे करके इसके साथ निकल था, है ना, और इसमें ग्लोमेरुलस था, तो यही बोमन संपुटम में ग्लोमेरुलस था। तो रक्त को छानने का काम कौन करेगा बाबू?
तो एक छानने का काम करेगा बोमन शामपुट। ऐसे अगर बोमन शामपुट से अगर नहीं रहता तो यहाँ ब्रिक भी रह सकता था, तो ब्रिक भी मार सकता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं। ये इसको कहते हैं नेफ्रॉन, जो ऐसा आगे चल करके निकलता है। तो ये ऐसे तो मनुष्य में है जो एगो की बात किया गया है, प्रत्येक में ऐसे तो 20 लाख होती है, लेकिन एगो की बात किया गया है। जैसे ये एगो कौन होगा, जैसे तुम लोग ब्रिक को देखा होगा ऐसे, ये हो गया है ना, ये से, तो ये क्या रहता है, ये ब्रिक है। ठीक है, तो एक ब्रिक ये हो गया, एक ब्रिक ये हो गया। तो एक ब्रिक में पूछ रहा है नेफ्रॉनों की संख्या, तो एक ब्रिक में नेफ्रॉनों की संख्या होती है 10 लाख। कितना, 10 लाख। तो आंसर इसको कौन हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। ठीक है, हाँ तो कोई 12 लाख भी देता है, तो हाँ 12 लाख है, लेकिन हाँ 10 लाख मारना, 10 लाख होती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर कितना कह रहा है, 59। पादप अपशिष्ट संचित है, यानी पादप में अपशिष्ट के रूप में कहाँ संचित रहता है। जो पादप अपना अपशिष्ट को जमा करता है वो कहाँ जमा करता है, तो वो जमा करता है पत्तियों में भी, हाँ छाल में भी, और कोशिका के खाली स्थानों पर भी। तो इसीलिए डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है, मतलब कौन है जो उत्सर्जी अंग नहीं है। क्या फेफड़ा उत्सर्जी अंग है, एकदम है। ठीक है, फेफड़ा जो उत्सर्जी अंग है, यकृत भी उत्सर्जित करता है, लेकिन अग्नाशय नहीं है बाबू, अग्नाशय उत्सर्जी अंग नहीं है, और ब्रिक उत्सर्जी अंग है, इसलिए ऑप्शन कौन हो जाएगा इसका, सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा कि हृदय मुख्य अंग है, हृदय किसका अंग है, तो हृदय है तो किस में पढ़ना हो, परिवहन में या तंत्रिका तंत्र उत्सर्जन में या श्वसन में या पोषण में। तो हृदय तुम लोग कहाँ पढ़ता है, हृदय किसके लिए जाना जाता है, तो हृदय रक्त को परिवहन करता है, कुछ करता है परिवहन, ना कि उत्सर्जन करता है, तो परिवहन करता है बाबुआ। तो बताओ कि परिवहन है जो किस में पढ़ना होता है, ए ही राइट आंसर, इसकी कौन हो जाएगी, ए, क्योंकि हृदय परिवहन है करता है ना रक्त का। चलिए अगला क्वेश्चन, पादप में जाइलम का कार्य है, मतलब पादप में जाइलम का कार्य, तो जल भेजता है, तो पहले ही बता दें, रिपीट क्वेश्चन है। चलिए अगला 63 देख लेना, फिर कमेंट करना कि हमको 70 में कितने ऑब्जेक्टिव सही हुआ। ठीक है, और बढ़िया लग रहा है तो लाइक कीजिएगा और क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, तथा पौधों के वायवीय भागों में जल का रंध्र द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन क्या कहलाती है, तो ये तो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, यानी जल को उड़ना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, अगला कहता है कि वाष्पोत्सर्जन एक है, क्या है, एक शारीरिक प्रक्रिया है, नहीं शरीर से तो होबे नहीं करता वाष्पोत्सर्जन, हम लोग के शरीर से होता है वाष्पोत्सर्जन, नहीं होता। कहता पारिस्थितिक प्रक्रिया है, नहीं बाबू ये भी प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, अगला है रासायनिक प्रक्रिया है या भौतिक प्रक्रिया। अच्छा, तो यहाँ वाष्पोत्सर्जन एक शारीरिक प्रक्रिया है, पारिस्थितिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया, तो इसको हम फिर शारीरिक में रख सकते हैं, इसलिए एज राइट आंसर। कारण क्या है कि पेड़ पौधा के लिए तो अपना शरीर है, उसी के लिए वो रखा गया, क्योंकि ना तो भौतिक प्रक्रिया है, ना रासायनिक प्रक्रिया, ना पारिस्थितिक प्रक्रिया, परिस्थिति के अनुसार थोड़ी उत्सर्जित करता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कुछ कह रहा है कि पौधों में निर्मित भोजन एक अंग से दूसरे स्थान जाने की क्रिया को क्या कहलाता है। अच्छा, यानी जब भोजन बनाता है पेड़ पौधा और एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है तो उसको कुछ कहता है परिवहन, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना परिवहन कहलाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला 66 नंबर क्वेश्चन कि मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप, मतलब मानव का बीपी, बीपी है जो कितना होता है, तो 120/80 कितना होता है, 120/80 कहाँ है, तो चलो ए इज राइट आंसर, 120/80 होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है बाबू नेफ्रॉन। सब पढ़ा होगा जब नेफ्रॉन पढ़ा होगा तब। ठीक है, अगर 70 क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं बाबू, उसके बाद अगला वीडियो में 70 क्वेश्चन करेंगे, यानी 140 क्वेश्चन करेंगे, तो हम लोग है जो जैव प्रक्रम को पूरी तरह से कुछ कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है,
अगला कहता है बोमन संपुट एवं गले मेरुलस को सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? बोमन संपुट एवं गले मेरुलस को सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपका छोटे यानी मैल्पियन कोष कहा जाता है। कुछ कहा जाता है मैल्पियन कोष, इसीलिए डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मानव में 100 ml रक्त की उपस्थिति में यूरिया कितने मात्रा में होती है? तो यूरिया तो सब जानता है कि जब 100 ml अति रहेगा यानी रक्त, तो उसमें यूरिया की जो मात्रा होगी ये होगी 30 ml यानी 30 mg मिलीग्राम। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य के प्रत्येक वृक्क नलिकाओं की लगभग संख्या कितनी होती है? प्रत्येक वृक्क में, ये जो देखा था ये कौन था बाबू? वृक्क था। अब इसमें वृक्क की नलिका ऐसे करके नलिका कुछ निकला रहता है। ठीक है, बहुत सारे नलिका होता है। जब काट देखिएगा ना डिजिटल रूप में तो देखिएगा बहुत सारी क्या होती है? नलिका होती है। तो ये नलिका लगभग 1 मिलियन मतलब कि 10 लाख होती है। कितना? 10 लाख होती है। तो पहले बताए थे। ठीक है, इसलिए कितना हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। अगला, अब देखो बाबू हम लोग क्वेश्चन कितना रख लें? 71 यानी दिखा देते हैं टोटल, यानी हम लोग 100 कितना 38 क्वेश्चन तक बना के रखे हुए हैं हम लोग। हाँ कहाँ गया? देखो हम लोग 138 क्वेश्चन तक बना के रखे हुए हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि अगला वीडियो में हम लोग टोटल जो बच गया उसको हम लोग करने का काम करेंगे। अभी हम लोग कितना तक सोल्व कर लिए? 70 तक है जो हम लोग क्या कर लिए? सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, 70 तक हम लोग सोल्व कर चुके हैं। इसीलिए बाकी फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में अगला वीडियो के साथ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और ऐसे वीडियो पाने के लिए बाय।